हाँ, घर की नहीं सुनाई, भाई बहनों की लड़ाई सुनती हूँ मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। सो चैप्टर क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है मेजर यूनिट। उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास, फिर हम रोटेशन वगैरह भी डील करेंगे आगे। तो जो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें आप सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं, इसका ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कितने आते हैं। जो जो आपका नीट का सिलेबस है उसमें चैप्टर नेम क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। तो ये पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है, 2010 से लेकर 2022 तक। 3 3 2 2 6 7 4 7 भी क्वेश्चन आए, देखो ऐसा भी किस्मत हो सकता है कि किसी साल आपको उससे 5 6 7 क्वेश्चन देखने को मिले। सो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इसका, वेटेज अच्छा है, 6% के आसपास वेटेज रहता है पूरे चैप्टर का। सेंटर ऑफ मास पार्ट जो है वो इजी है, रोटेशनल मोशन में बहुत चीजें समझने की है, इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा जो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे ना, सेंटर ऑफ मास जो शुरू कर रहे हैं। पर इससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो अगर समझोगे नहीं तो वो भी नहीं निकलेगा। तो दिस इज योर ट्रेंड एनालिसिस, ये आपको नोट्स में मिलेगा, इससे आपको आइडिया रहेगा। पिछले बार भी मैंने आपको सर्कुलर मोशन का भी आई थिंक दिया था, तो ये अब हर चैप्टर का मैं ऐसे ही आपको दिखाऊंगी, उससे आपको ये पता रहेगा कि ये चैप्टर हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ मास हम शुरू करेंगे। सेंटर ऑफ मास है क्या, हम सुनते तो बहुत बार है सेंटर ऑफ मास, आप बता भी देते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का, तो कुछ शेप्स को देख के आप बता सकते हैं उसका सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, तो कुछ शेप्स का आप नहीं भी बता सकते, जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जब निकाली थी एक रोड के लिए, ठीक है, मान लो ऐसे हम लोगों ने निकाला, उसमें भी हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो ये सब चीजें जिसका आप नहीं बता पाते, वो सॉल्व कैसे करना है, कुछ शेप्स का बता पाते हो, क्यों बता पाते हो, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे, पहला इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर आते हैं सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक हम जनरल तरीके से निकालेंगे, एक इसका ट्रिक भी सॉल्व करेंगे कि जल्दी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करना है। फिर सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये इसी का एक्सटेंशन है, इसी में कुछ चीजें हम ऐड कर देते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बन जाता है। तो ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के बाद आप 2 पार्टिकल सिस्टम का या 3 पार्टिकल सिस्टम, 4 पार्टिकल सिस्टम और n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मासेस निकाल सकते हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करना, किधर शिफ्ट करना, ये सब चीजें जो है ये सॉल्व आप कर पाओगे आज के लेक्चर के बाद। तो आज का ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो सेंटर ऑफ मास का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि कहाँ है सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली कहाँ दिख रहा है। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक बॉल है, ये आपके पास क्या है, एक फर्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास बॉल है और ये उसके ऊपर एक पार्टिकल है, एक बॉल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो अगर मैं इस बॉल को स्पिन करूं, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे घुमा दिया और इसको ऊपर भी फेंक दिया, इसको घुमा दिया और इसको ऊपर भी फेंक दिया, तो आप इस पार्टिकल के मोशन को इमेजिन कर सकते हो, ये पार्टिकल कैसे चलेगा। सपोज मैं आपको अगर दिखाऊं, मान लो ये मेरी बॉल है, ठीक है, और मैंने इसको घुमा के ऐसे फेंक दिया, अगर मैंने इसको ऐसे घुमा भी दिया और ये ऐसे घूमती 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 ऊपर भी जा रही है, तो अगर इस पार्टिकल की बात करो तो ये पार्टिकल ऐसे घूमता 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 ऊपर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा, ये इस तरीके से मैम। ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इस मोशन के ये जो हम लोगों ने किया, ये जो चीज उसको घुमाया और फिर हमने ऊपर फेंक दिया, तो इसको अगर हम स्टडी करें, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करें, तो हर पार्टिकल का अगर आप मोशन देखने लग गए तो हमारे तो बहुत सारे दिन उस एक मोशन को स्टडी करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं उनको हम सेंटर ऑफ मास से सॉल्व करते हैं। जैसे अगर इसकी भी बात करूं, तो ये जो बॉल है इसका एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप सारा का सारा जो मास है कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो, एक ऐसा पॉइंट है इस बॉल के अंदर। अगर ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर पे ही होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है ना सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का, ज्योमेट्रिकल सेंटर तो पता ही है। जैसे मान लो ये आपके पास स्केल है, तो इसका मिड पॉइंट जहां है, जहां पर आप इसको बैलेंस कर लोगे, वो है आपके पास सेंटर ऑफ मास, जहां पर आप पूरे ऑब्जेक्ट का मास मानकर सारी चीजें सॉल्व करते हो और फिर आप बता सकते हो कि मोशन क्या है। तो अब जब ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपको पता है ये एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर में आप कंसिडर कर सकते हो कि सारा का सारा मास है, तो उसको इमेजिन करो, क्या वो आपके पास सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं चल रहा,
इसके अंदर जो आपके पास एक पॉइंट ऐसा है, अंदर एक पॉइंट है सेंटर में, बाकी सब तो घूम रहे हैं, बट वो एक पॉइंट ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन चल रहा है। जो सेंटर ऑफ मास है वो आपके पास क्या चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। सेंटर ऑफ मास पे आप सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो। तो अब जो भी हमको मोशन स्टडी करना है, हर एक पार्टिकल का ना स्टडी करके सेंटर ऑफ मास का हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मोशन जब होते हैं आपके पास, उनको हम स्टडी करते हैं यूजिंग सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट। चलो एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, या आपके पास कोई भी पेन है, तो जरा उसको ऐसे फेंक के देखो, ऐसे प्रोजेक्टाइल बनाते हो ना, जैसे प्रोजेक्टाइल में ऐसे फेंकते हो। अगर मैंने इसको घुमा भी दिया और इसको ऐसे फेंक दिया, मतलब ऐसे घुमा के ऐसे फेंक दिया, तो ऐसे रोटेट भी कर रहा है और आगे जा रहा है। तो यहाँ से आप देखो, ये पेंसिल है, पेंसिल का सेंटर ऑफ मास मुझे समझ में आता है, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक पॉइंट पर हम कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। अगर इस पॉइंट को मैं स्टडी करना चाहूँ तो ये ऐसे भी घूम रहा है और ये प्रोजेक्टाइल में जा रहा है, मतलब ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये मान लो आपके पास पेन है या पेंसिल है, जो भी आपके पास है, इसको आपने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, और फिर आपने इसको प्रोजेक्टाइल की तरफ फेंका है, तो इसका अगर इस पॉइंट का अगर आप मोशन देखोगे तो कुछ ऐसे मोशन होगा इस पॉइंट का, ठीक है। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास को अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास सीधा एक लाइन में चल रहा है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करना, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास में ही मानो। तो जरा इसको फोकस करो, अगर ये घूम के ऐसे जा रहा है ऊपर, तो ये पॉइंट तो वही है प्रोजेक्टाइल वाले पाथ के ऊपर। तो इसको स्टडी करना आसान हो जाता है। इस पेंसिल के हर पार्टिकल को स्टडी करना मुश्किल है, बट इसका एक ऐसा पॉइंट निकाल लो जिसके ऊपर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो हमें वही रिजल्ट देगा जो बाकी पार्टिकल्स का आप सॉल्व करके निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ मास जो है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ वो फॉलो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? अच्छा, कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही है मेरे पास, इसको दिखाती हूँ मैं। थोड़ा फील आना जरूरी है ना, ऐसे तो हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक बॉल है, समझ लो। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, मैंने इसको ऐसे घुमाया, इस पे ऐसे घुमाया, इस पे एक फोर्स लगाया नेट, जिसकी वजह से आगे की तरफ रोटेट करने लगी। तो ये अगर बॉल है ऐसे, तो ये बॉल आगे की तरफ मोशन में, जैसे भी मैंने दिखाया, आगे की तरफ वेलोसिटी है, राइट। और अगर इसके एक पार्टिकल को आप स्टडी करोगे, इस पार्टिकल को, तो वो घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जब अगर मैं देखना चाहूँ कि जो इसका नेट फोर्स, जो फोर्स नेट, जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं मास इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम किसकी लेते हैं, सेंटर ऑफ मास की लेते हैं। या हम मोमेंटम जब निकालते हैं, नेट मोमेंटम, तो मास इनटू में जो स्पीड होती है वो सेंटर ऑफ मास की लेते हैं। क्योंकि देखो हर पार्टिकल का जो स्पीड है, आपको जो मैंने सर्कुलर मोशन कराया था तो बोला था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हर पार्टिकल का जो स्पीड है वो एक्सिस से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक पार्टिकल का स्पीड बराबर नहीं होता। और वेलोसिटी भी देखोगे तो इस यहाँ पर इधर है, इस ऑब्जेक्ट का इधर है, इस पे इधर है, इस पे इधर है। अगर मैंने इसको ऐसे घुमा के फेंक दिया, मतलब ये रोटेट कर रही है सपोज, चलो आगे की तरफ अगर मैंने v दिखा रखा है तो इसको ऐसे कर लो, ये आपके पास क्या होगा, ये आगे जा रहा होगा, ये नीचे, ये इधर और ये इधर। और हर पॉइंट पे हर पार्टिकल का स्पीड जो है वो अलग है। तो इसको सॉल्व ऐसे ना करके हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं जहां पर सारा मास हम कॉन्सेंट्रेटेड माने। जैसे इस ऑब्जेक्ट का मुझे समझ में आता है यहाँ, ठीक है। अब नेट फोर्स जो लग रहा है वो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और इसी का हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, AC1, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। या अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो मास इनटू में इसका सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है वो हम लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मोशंस को हम सेंटर ऑफ मास से सॉल्व करते हैं। तो दिस इस चैप्टर जो आपकी काफी चीजें जो है इजी करता है। तो फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स का मतलब यही है कि हमें चीजों को और आसान से और तरीके से कैसे करना है और आसानी से कैसे करना है। सो अभी हम आगे आते हैं। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है, ये आप पढ़ सकते हो, मैं बता देती हूँ उसमें लिखा क्या है। कि जब आपके पास, देखो यही से देख लो, देयर इज वन पॉइंट इन इट, यहां से देखिए, when we consider motion of system of particles, there is one point in it which behaves as though the entire mass of system is concentrated there. यही मैंने आपको बताया भाई, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम मान सकते हैं कि जो सारा का सारा मास है वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, and its motion is same as would ensue if the resultant of all forces acting on all the particles were applied directly to it.
क्या कह रहा है कि इसका जो मोशन है वो सेम होगा। जैसा कि आप हर एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल के सिर्फ एक ही पार्टिकल पे लगा दो तो सेम मोशन देगा जैसे बाकी के पार्टिकल्स दे रहे थे। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। The concept of center of mass is very useful in solving many problems, in particular those concerned with collision of particles. जैसे आप जो collision करते हो, elastic collision, inelastic collisions, ठीक है, oblique collisions, तो वहां पर भी center of mass का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, वहां पर आपके ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ मासेस जो है उनको लेके हम चलते हैं, फिर कोलिजन को स्टडी करते हैं। ठीक है, सो हम अब बात करते हैं सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की। अब कुछ चीजों की आप बता क्यों पाते हो, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स जिनका आपके पास मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उन केसेस में आप सेंटर ऑफ मास बता सकते हो कौन सा है, ज्योमेट्रिक सेंटर ही होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्केल भी आपको दिखा रही थी तो स्केल का आप सेंटर कौन सा बता रहे हो, ये एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपने इसका मिड पॉइंट बता दिया, दिस इज सेंटर ऑफ मास, यही आपका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। या मान लो अगर आपके पास बॉल है, बॉल का मिड पॉइंट आपके पास क्या है, रिंग है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, स्फीयर है, बॉल आपके पास स्फीयर ही होगी ना। तो कोई भी जो शेप्स हैं जो सिमेट्रिक है, ठीक है, उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। एंड वन मोर थिंग, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। कहीं ऐसे नहीं हो कि स्केल जो बना हुआ है वो इस तरह बना हुआ है कि एक तरफ उसके मास ज्यादा है, एक तरफ वो थिक है, एक तरफ वो थिन है, तो फिर सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं रहता। ओनली इन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स एंड व्हेन मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। यस मैम। एक मास है आपके पास m1, एक मास है आपके पास m2 और इनके बीच में डिस्टेंस है d। बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बताओ सेंटर ऑफ मास किधर होगा मैम? d बाई फाइनल। देखो इसके लिए आपको ये पूछना चाहिए था, मैम पहले ये बताओ मास कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या बराबर है। बराबर अगर मास है तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो जो हैवियर मास होता है ना उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, अगर आपके पास m2 बड़ा हुआ तो m2 की तरफ शिफ्टेड होता है, m1 बड़ा हुआ तो m1 की तरफ शिफ्टेड होता है, और दोनों अगर बराबर हैं, इफ m1 इक्वल्स टू m2 तो आपके पास ज्योमेट्रिक सेंटर d/2, तब वो d/2 पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब वो बराबर नहीं है तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम अभी सीखेंगे। सो अगला जो टॉपिक है आपका वो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। देखो दो पार्टिकल सिस्टम लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक पार्टिकल है आपके पास m1, दूसरा पार्टिकल है मान लीजिए ये आपके पास m2, और इसको स्टडी करने के लिए हम लोग ले लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर आपको मोशन को स्टडी करना है या सेंटर ऑफ मास को स्टडी करना है तो आपको एक ओरिजिन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जहां से आप सारे मेजरमेंट्स करते हो। ये मान लो आपके पास हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब कार्टेशियन प्लेन, ये आपके पास y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से आप क्या बता सकते हो, पोजीशन वेक्टर, इसको हम बोल देते हैं r1। ठीक है, इस और m2 ऑब्जेक्ट का भी आप क्या बता सकते हैं, m2 पार्टिकल हम बोल रहे हैं, m2 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया r2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम इस लाइन से दिखा रहे हैं। सपोज इनका सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास का भी एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा RCO। सो RCOM किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2। अब ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं इनको अगर आप ओपन करेंगे RCOM, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो XCOM i कैप प्लस में YCOM j कैप। मतलब ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसके पास x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है। तो ये जो पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम बोल सकते हैं ना सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट या सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आप r1 भी लिख सकते हो, r1 क्या होगा आपके पास x1 i कैप प्लस में y1 j कैप। अब इसके पास दो ही तो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x और एक y, तो m1 है तो हमने इसका x कोऑर्डिनेट x1 लिख दिया
और y1 जो आपके पास m1 है तो इसका y कोऑर्डिनेट हमने y1 लिख दिया। ऐसे ही हम r2 लिख सकते हैं। r2 क्या होगा आपके पास x2 i कैप प्लस में y2 j कैप। अगर आप ये चीजें यहाँ पर पुट करोगे तो i वाले कंपोनेंट्स और j वाले कंपोनेंट्स आप कंपेयर कर सकते हो ना, राइट? बोलिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं XCOM, तो XCOM क्या आ जाएगा आपके पास? XCOM आपके पास आएगा M1 X1 प्लस में M2 X2 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2। YCOM क्या हो जाएगा? M1 यस M1 Y1 M1 Y1 प्लस में M2 Y2 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस M2। अभी देखो हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास 3 डायमेंशन होता, इफ 3 डायमेंशन, तो आपके पास मान लो 3D में रखे होते दोनों ऑब्जेक्ट, तो इनके पास एक Z कोऑर्डिनेट भी होता उसके अंदर। यस बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। यस मैम, समझ नहीं आ रहा। हाँ अभी बताती हूँ दोबारा, ये मैं एक बार लिख देती हूँ। तो M1 Z1 प्लस में M2 Z2 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2। अभी दोबारा सुनो, नो प्रॉब्लम। देखो ये एक पार्टिकल है M1, ये एक पार्टिकल है M2, ठीक है? तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो वेक्टर है जो इसका पोजीशन है, अब इस वेक्टर के पास बेटा 2 चीज होती है ना, एक तो इसके पास x कंपोनेंट होगा, एक इसके पास y कंपोनेंट होगा। यस मैम। ये बता, राइट? तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, मतलब वेक्टर को ओपन करके लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, जो आपके पास x कंपोनेंट है उसको लिख दिया हम लोगों ने x1 और x कंपोनेंट i कैप, x डायरेक्शन में जो दिखाना होता है, ठीक है? अब जैसे ये पॉइंट, अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज योर x1, ठीक है? और अगर यहां देख रहे हो तो दिस इज योर y1। यस मैम। वेक्टर को आप लिख सकते हो ना ये चीज की x1 i कैप प्लस में y1 j कैप। ऐसे ही r2 वेक्टर को आप लिख सकते हो x2 i कैप प्लस में y2 j कैप। ये जो आपके पास है ये आपके पास x2 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में रखा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, मे बी इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मान लो ये आपके पास ऐसे है, यहाँ पर ये थोड़ा आगे चला गया, अब इसके पास y2 कंपोनेंट आ जाएगा। यस और नो? अब ये आपके पास ये इसका x2 कंपोनेंट हो जाएगा यहां तक, और ये अगर आप चेक करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? y2 कंपोनेंट। यानी r2 वेक्टर को 2i कैप प्लस y2 j कैप लिख सकते हो। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। और अब ऐसे ही सेंटर ऑफ मास भी एक पॉइंट होगा ना इनके बीच में, ठीक है? तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट आ गया, ये आपके पास सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? सो इसके पास एक कंपोनेंट तो x वाला होगा जिसको हम XCOM बोल देंगे, एक कंपोनेंट इसके पास क्या होगा? y वाला होगा जिसको हम YCOM बोल देंगे। जैसे यहाँ पर अगर आ रहा है ये, मान लो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, सिमेट्री को हटा देते हैं, थोड़ा सा सिमेट्री से कंफ्यूजन हो रही है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ कर लेते हैं इसको, सपोज कुछ इधर आ गया, मान लो ऐसे आ गया, ठीक है? इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। सो ये हो गया आपके पास XCOM, और ये आपके पास क्या हो गया बेटा? YCOM, ठीक है? एक वेक्टर को मतलब आप उसके कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं i कैप j कैप यूज करके। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ मेरे पास क्या है? x और y एक्सिस ही है। अगर z एक्सिस भी होता, मान लो कि ये स्पेस में होता, थोड़े से ये पॉइंट स्पेस में होते, तो उनके पास z कोऑर्डिनेट्स भी होते, ठीक है? तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता? M1 Z1 प्लस में M2 Z2, मतलब आप लिखते, चलो पहले x y में देखो, फिर मैं z में अगले पार्ट डायमेंशन होते। हाँ 3D डायमेंशन अगर होता, मान लो आपके पास उसके पास सेंटर ऑफ मास के पास मान लीजिए z कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है? तो आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पर? M1 Z1 प्लस में M2 Z2 बाय में M1 प्लस में M2, ठीक है? अभी z को छोड़ दो, चलो z में आपको भी कराऊंगी जब मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कराऊंगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है? अभी आगे ना समझ में आ गया? यस बोलो बोलो। XCOM और YCOM कैसे आया? अच्छा, ये जो पॉइंट आया होगा, इस ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के पास भी तो एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो अब ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, तो हमने इसको XCOM और YCOM लिख दिया।
यस मैम। ठीक है, अब आया समझ में। फॉर्मूला होता है ये RCOM क्या होगा आपके पास, M1 R1 प्लस में M2 R2 बाय में M1 प्लस M2। अब आप क्या करोगे, R1 की जगह पुट करोगे X1 I कैप प्लस Y1 J कैप, R2 की जगह पुट करोगे X2 I कैप प्लस Y2 J कैप, XUM की जगह पुट करोगे XUM I कैप प्लस में YCUM J कैप। अब आप क्या करो, I कैप वाले इकट्ठे कर लो। I कैप वाले क्या हो जाएंगे, एक आपके पास आएगा M1 X1 प्लस में M2 X2 I कैप, एक आपके पास आएगा M1 Y1 प्लस में M2 Y2 J कैप। और इस तरफ जो आई कैप वाला जो है उसके साथ आई कैप वाला कंपेयर कर दिया, जे कैप के साथ जे कैप वाला कंपेयर कर दिया, तो दो फॉर्मूले बन गए आपके पास कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, तो आपको दोनों पार्टिकल का मास चाहिए, दोनों पार्टिकल्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आप इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप अगर उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो दोनों पार्टिकल्स के मासेस चाहिए और दोनों पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो आपके पास YCUM आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस किसी ने हैंड रेज किया? मैम ये जो एक्स कॉम और वाई कॉम है, ये मैम इस फॉर्मूले में पुट करने से आए ना, ये आर कॉम M1। हाँ, ये सारी चीजें आप ये तीनों इक्वेशंस जो है ना, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों इक्वेशंस को जब यहाँ पुट करोगे तो आई कैप के साथ वाली जो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कंपेयर कर दो, जे कैप के साथ जो टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कंपेयर करोगे तो ये दोनों निकल आएंगे। ठीक है, ओके, बोलिए बेटा। यस मैम। अब Z बताती हूँ, देखो Z भी अगर होता, Z का मतलब है कि इन्हीं पार्टिकल्स को आप थोड़ा सा आगे ले आओ। अब थोड़ा सा आप आगे ले आओगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो उनके वही रहेंगे ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, लेकिन उनके पास एक Z कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो अगर आपको ZCOM निकालना पड़ता, सेम फॉर्मूले से हम कंपेयर करके बता सकते हैं, अगर आपको ZCOM निकालना पड़ेगा, दोनों मासेस और दोनों मासेस के Z कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी ये तो था दो पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो सबके अपने x1 x2 x3 x4, मान लो आपके पास 10 पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस M1 M2 M3 अप टू M10, और सबके x कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 x2 x3 अप टू x10, सबके ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स होंगे, सबके ऐसे ही z कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यानी आप अगर बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे मान लो थर्ड पार्टिकल और आ गया तो M3x3, फोर्थ पार्टिकल और आ गया तो M4x4, और नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो अब ये चीज कर सकते हो जितने भी पार्टिकल्स हो। जैसे अगर हम लिखना भी चाहें तो फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे XCOM मुझे लिखना है, मान लो XCOM लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, M1 X1 प्लस में M2 X2 प्लस में M3 X3, जो भी उनके मासेस और कोऑर्डिनेट्स है, अप टू XN यस मैम। डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2 अप टू MN, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 से n, ये हो जाएगा MI XI डिवाइडेड बाय में समेशन M I इज इक्वल टू 1 से n I, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैम एवरेज निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हो बेटा? मैम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज नहीं, सम कर दिया, मतलब समेशन का मतलब होता है कि एक टर्म, अभी जैसे I की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पर तो M1 X1, फिर I की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो प्लस में M2 X2, फिर I की वैल्यू 3 पुट, ऐसे करते जा रहे हो। तो ये इसको लिखने का तरीका है। जब बहुत सारी टर्म्स आपके पास होती है उसको आपको जब बस ये नंबर ही चेंज करना है ना, I की वैल्यू 1 से लेके n तक आपको ऐड करने। मान लो मेरे पास 5 ही पार्टिकल्स है, तो आप I की वैल्यू 1 से 5 तक लिखते हो, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अप टू M5 X5। ठीक है, ये वो यहाँ पर जो नंबर होगा मतलब उतनी टाइम तक वो ऐड करना है। तो ये लिखने का तरीका है, इसमें कंफ्यूज मत हो, अगर हो रही हो तो ऐसे याद रखो इसको। अब जैसे YCOM होगा, YCOM क्या हो जाएगा आपके पास, M1 Y1 प्लस में M2 Y2 एंड सो ऑन अप टू MN YN डिवाइडेड बाय में M1 प्लस M2
एंड सो ऑन अप टू mn। ऐसे ही आप ZCOM लिख सकते हो। कई बार हो सकता है Z नहीं हो, Z कोऑर्डिनेट ही नहीं हो, तो सिर्फ XCOM और YCOM निकालना है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, M1Z1 प्लस में M2Z2 अप टू सो ऑन अप टू MNZN डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2 प्लस में M अप टू MN। क्लियर है? यस मैम। कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो Yes, उतनी ma'am. बार आप ऐड। अब सवाल करते हैं, जैसे फाइंड HCOM ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m एज शोन इन द फिगर। अब आपको मासेस दिखाई दे रहे हैं, मासेस दिखाई दे रहे हैं ना, कौन से कोऑर्डिनेट पे है, यस मैम। मतलब कौन से एक्स एक्सिस पे। वैसे भी जब भी आपको दो आपको सिंपली ऐसे रखे हुए दिख रहे हैं तो वो समझ लो एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं। वहां तो वाई वाला जो पार्ट है वो तो आएगा ही नहीं, YCOM आएगा ही नहीं, क्योंकि वाई में तो पार्टिकल रखा ही नहीं है। तो इनके ही बीच में आएगा और आएगा किधर, 2m की तरफ आएगा, क्योंकि मास जितना बड़ा होता है उसकी तरफ शिफ्टेड होता है। अब सीधा फॉर्मूला उठाना है, XUM क्या होता है, M1 X1 M1 M2 X2 by M1 plus M2। अब दो ही पार्टिकल है, दो ही बार करेंगे। तो यहाँ से M1 के आपके पास M, X1 के ओरिजिन से कितना दूरी है, X1 होता है ओरिजिन से दूरी कितना है, 1 M2 कितना है 2m, ओरिजिन से कितना दूर है 4 डिवाइडेड बाय में m प्लस 2m, M plus 2M 8 9m बाय में 3m, m से m कट गया, 3 1 3 3 9, यानी ओरिजिन से कितना दूर आया अब आपका सेंटर ऑफ मास 3, यानी 1 2 3 कहीं यहाँ आया। ठीक है, तो ये आपके पास आया 3 0 पे। तो ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आप मेजरमेंट कर रहे हो। अब जैसे अगला सवाल है, अगले सवाल में ओरिजिन नहीं दे रखा, एक्सेस नहीं दे रखा, क्या करें फिर। आपको ये दिख रहा है दोनों रखे हैं एक m 3m d डिस्टेंस पे, ओरिजिन हम मानना पड़ेगा। ओरिजिन किधर मान लेते हैं, इसी जगह मान लेते हैं जहां आपका मास रखा है, इजी हो जाएगा। ये आपका ओरिजिन हो गया, क्या प्रॉब्लम, ओरिजिन हम मान सकते हैं, कहीं पर भी मान सकते हैं। अब मुझे निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मास m and 3m एज शोन इन फिगर में जैसे है। अब हम किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, m के विद रिस्पेक्ट टू आपका आंसर आएगा। जैसे हमारा ये आंसर जो आया 3 वो विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन आया है, अभी मेरा जो आंसर आएगा m से कितना दूरी पर सेंटर ऑफ मास है वो आ जाएगा। तो मैं फॉर्मूला तो वही लगाऊंगी, एक ही तो एक्सेस है, XUM क्या हो जाएगा आपके पास M1 X1 M1 M2 X2 upon M2 X2 plus M1 plus M2। वेरी गुड। सो M1 आपके पास m है, X1 क्या है ओरिजिन से, ओरिजिन पे ही रखा है, 0 हो गया, 0 प्लस में M2 क्या बेटा 3m और X2 3M d, ओरिजिन से डिवाइडेड बाय में 3m प्लस m 4m। यू विल सॉल्व इट, तो आपके पास क्या आ रहा है 3d by 4। अब ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू m। कहाँ से आपने मेजर कर रखा है, m से कितना दूरी है ये सेंटर ऑफ मास 3d by 4। सो ओरिजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कई जगह आपको दिखेगा सिंपल कि कहाँ रखना। जैसे इसमें मुझे समझ में आ गया, दो ही पार्टिकल, एक को ओरिजिन पे रख दो, सिंपल और हो गया। क्यों कहीं और आप एक्सेस लोगे, कहीं और ओरिजिन मानोगे, मान सकते हो, फिर वहां से डिस्टेंस लेना m का और 3m का। ठीक है, अब जैसे ओरिजिन मानने को मैं यहाँ मान लेती, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, ले सकती हूँ कहीं पर भी। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाता पीछे की तरफ -d/2, इसका डिस्टेंस कितना होता ओरिजिन से d/2, फिर आपका इसके विद रिस्पेक्ट टू आंसर आता। आई बात समझ में? ठीक है, तो ओरिजिन कई बार ओरिजिन कहीं से भी मान सकते हो, लेकिन जब दो पार्टिकल सिस्टम है तो एक ही को 0 पे मान लो, एक ही को ओरिजिन पे रख लो। ठीक है, अब मान लो इसको भी रख सकते थे आप ओरिजिन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सीधा सीधा ना, मेरे को पता है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, पीछे वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, तो सब अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास दिया गया होगा तो, सेंटर ऑफ मास दिया गया होगा तो भी वो आपको बता रखा होगा कि कहाँ से ले रखा है वो सेंटर ऑफ मास, तो जहां से ले रखा है वही ओरिजिन है। ठीक है, ऐसे लिखा हो, मान लो ये आपको सवाल ऐसे दे देते कि योर सेंटर ऑफ मास इज एट 3d/4 विद रिस्पेक्ट टू m, तो m आपका ओरिजिन हो गया। अगर ये लिख देते कि 3d/4 विद रिस्पेक्ट टू 3m, तो इट मींस योर ओरिजिन इज 3m जहां रखा है। ठीक है, मैम ओरिजिन कहीं पे भी रखेंगे आंसर सेम आएगा? नहीं,
अलग आएंगे। आपको कई बार ना बुक्स में आंसर अलग मिलते हैं, वो इसीलिए अलग मिलते हैं क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास कुछ और ले रखा, सॉरी ओरिजिन कुछ और ले रखा होता है और बुक में किसी और के विद रिस्पेक्ट टू आंसर निकाल रखा होता है। तो जनरली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। और ये तो बहुत सिंपल वाले हैं, दो दिख रहे हैं आपको तो एक को आप ओरिजिन पे मान लेते हो, तो पहला जो आता है उसी को ओरिजिन पे मान लेते हैं। अब जैसे कुछ सवाल और करेंगे, जैसे ये वाला है, इसमें आपको लिखा हुआ है देखो, 4 masses are placed at the corner of square of side A as shown in figure. Find center of mass of this system with respect to 3m as origin. ऐसे लिखा होगा, 3m को origin मान लिया, ठीक है। दिस इज योर 0 0 पॉइंट। आपको दिख रहा है ये 2 डायमेंशन की शेप है आपके पास। इसका क्या हो जाएगा, अगर ये ओरिजिन हो गया और ये स्क्वायर विद साइड ए है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A0 0 इसको ऐसे मान लो, ये आपके पास हो गया एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये A0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा बेटा 0 A 0A, इसका कितना हो जाएगा A0। इसका x कोऑर्डिनेट A है, y कोऑर्डिनेट भी तो A है, यस मैम। राइट। सो अब इसका सेंटर ऑफ मास मुझे 3m के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, तो मुझे इसमें एक्सियम भी निकालना पड़ेगा और वाईसीएम भी निकालना पड़ेगा। 2 डायमेंशन आ गए ना अब। तो एक्सियम क्या होगा मेरे पास, एक्सियम मेरे पास होगा दिस इज इक्वल टू 3m 0 प्लस में 4m a प्लस में m, ये ले लिया अब मैंने, m इंटू में इसका x कोऑर्डिनेट a प्लस में 2m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0 डिवाइडेड बाय में 3m 4m प्लस 4m प्लस m प्लस 2m। तो ये आपके पास ये तो 0 ही हो गया, ये टर्म 0, ये टर्म 0। सो ये कितना होगा 4 प्लस 1 5m डिवाइडेड बाय में नीचे कितना है 3 4 7 8 9 10 m से m गया, 5 1 जा 5 2 जा, यानी a/2 सेंटर ऑफ मास है वो आपका a/2 पे रखा है, x कोऑर्डिनेट उसका a/2 है। ऐसे ही हम लोग y कोऑर्डिनेट निकाल ले। यस YCM क्या होगा आपके पास 3m इंटू में इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, 0 प्लस में 4m का y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, प्लस में m का y कोऑर्डिनेट a है, m का y कोऑर्डिनेट कितना है डिवाइडेड बाय में 10m। तो ये तो 0 ही हो गया। अगर मैं यहाँ ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो आंसर कितना हो गया 2 और 1 3, 3m a बाय में 10m, ठीक है। तो m से m कट गया, ये आ गया 3a बाय में 10, ठीक है, यानी 0.3 a भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है एट a/2 x कोऑर्डिनेट एंड 0.3 a y कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट है 0.3, 0.5 से भी नीचे है, तो आपके पास कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। ये तो a/2 हो गया, ठीक है, एंड 0.3 नीचे। अब ये आप वैसे भी देखो कॉमन सेंस हम कैसे यूज करते हैं। कॉमन सेंस हमारा क्या है कि जो हैवियर पार्टिकल्स जिधर है उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होता है, ठीक है। अब जैसे आप अगर ये वाला एक्सिस देखो, जैसे ये एक्सिस देखो, इसको मैं काट देती हूँ बॉडी को, तो इधर कितना मास है 5m, इधर कितना है 5m, तो x ये जो है पहला जो कोऑर्डिनेट है वो तो मिड पे इसी लाइन पे आएगा जो कि आपका आया भी है a/2। सिमेट्री से देखें तो इस ऑब्जेक्ट को बीच में से काट दिया, दोनों तरफ मास बराबर है, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो यही आएगा। अब y कोऑर्डिनेट थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि अगर आप अब इसको बीच में से ऐसे काटेंगे ना तो ऊपर मास 3m है, नीचे कितना है 7m, तो नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्टेड, यही आपका आंसर आया। x कोऑर्डिनेट क्या है a/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 0.3a, ठीक है, हैवियर पार्टिकल की तरफ शिफ्टेड होता है। समझ में आ गया? यस मैम। पक्का? चले आगे। चलो फिर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला निकालो जरा, आपको टाइम देती हूँ मैं, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉल्व कीजिए इसको। 3 इक्वल मासेस m are placed at the corner of equilateral triangle of side A. Find center of mass of this system. सेंटर ऑफ मास निकालना विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन भी दे दिया, देखो कंसिडर इट एज ऑरिजिन, m को ऑरिजिन लेना है। सो अगर आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए तो ये आपके पास हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है।
तो अगर ये ओरिजिन है तो ये तो पॉइंट सीधा सीधा समझ में आता है, ये तो 0 0 ही हो गया, 2D शेप है आपकी, ये पॉइंट समझ में आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी समझ में आ गया, ये कितना हो जाएगा A0, ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करो, एंगल कितना होता है, या हाइपोटेन्यूज वाला भी यूज कर सकते हो, मतलब अगर आप ट्राइंगल बना लो ऐसे, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये A है, अगर A का कंपोनेंट इधर लोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, और A का कंपोनेंट ऐसे सीधा लोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये A sin 60 है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये A/2 होगा, ये आपको A दे रखा है, तो आप ये निकाल सकते हो ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, A²/4। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, A² माइनस में A²/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3A²/4 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, √3A/2। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज √3A/2, √3A/2, और इसका ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा ना, ये जो आपने हाइट निकाल ली, व्हाट इज दिस, y कोऑर्डिनेट, √3A/2 इज y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था A/2। अब निकाल दो जरा, मैंने आपको पॉइंट्स भी बता दिए, अब नहीं रुकना चाहिए ये क्वेश्चन, फटाफट से XCOM और YCOM निकाल के बताओ। जिया बेटा ओके, आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ऐसे आप लोगों का डेटा खत्म होता है तो टॉपअप करा लो, टॉपअप तो सस्ता ही होता है, कितने का मैम मुझे एम समझ नहीं आया, हम्म, मैम मुझे एम समझ नहीं आया, एम कैसे समझाया? यस मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्या नहीं समझ में आया, एम कैसे, एम नहीं निकाला, एम तो उसका मास है पार्टिकल का, वो कितना मैम क्वेश्चन कोऑर्डिनेट एक बार समझा दीजिए। देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ट्राइंगल कौन सा लिया आप लोगों ने, इक्वल, ये वाला, ये ट्राइंगल, यस मैम, ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर A² हो गया, ये लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है, वो P लिख दिया, और बेस मेरे पास क्या है, A/2 है ना बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्राइंगल में, तो दिस इज A/2, तो A/2 का स्क्वायर क्या हो गया, A²/4। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² माइनस A²/4, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया, 3A²/4, P क्या हो जाएगा, √3A/2। ये निकाला क्यों, कोऑर्डिनेट्स क्यों निकालना है, क्योंकि XCOM YCOM में जब पुट करोगे तो हर एक मास का आपको X1 भी तो चाहिए, X2 भी तो चाहिए, और X3 भी तो चाहिए, 3 मासेस है ना, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 बाय में M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा ना, तो कहां से मेजरमेंट कर रहे हो, X1 X2 X3 कहां से निकालोगे, इस मास का X1 हो गया 0, इस मास का X1 क्या हो जाएगा A, इस मास का X1 क्या हो जाएगा A/2, जब YCOM निकालोगे तो इस मास का Y1 0, Y2 क्या हो जाएगा 0, Y3 क्या हो जाएगा, √3A/2, इसलिए कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। तो सवाल यही था कि 3 इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों इक्वल मासेस हैं और इक्विलेटरल बोल दिया, तीनों साइड बराबर है, ठीक है, तो वो चीज हमने यूज किया, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो अब फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो XCOM क्या होता है, A/2 निकल रहा है XCOM, A/2, लेट मी चेक, यस मैम, यस, एक XCOM A/2 आएगा, YCOM कितना है, मैं अभी निकालो निकालो, XCOM जिसका नहीं निकला ध्यान से देख लो, अब XCOM क्या होगा, M1 X1 प्लस में M2 X2 प्लस में M3 X3, अब 3 है तो 3 टर्म्स देनी पड़ेंगे ना, 3 मासेस है, बाय में M1 प्लस में M2 प्लस में M3, अब मासेस की वैल्यू बराबर है तो M X1 का वैल्यू 0 प्लस में ये वाला सेकंड मास मान लो M, इसका X2 क्या होगा, पूरा डिस्टेंस A है ना, M3 M इंटू में इसका डिस्टेंस कितना, ओरिजिन से, ओरिजिन से नहीं, मतलब यहाँ पर आप इसका लोगे x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, ये पॉइंट हमने यहाँ से देखा, ये A/2 पे आ रहा है, डिवाइडेड बाय में नीचे आ जाएगा 3m, ये तो 0 ही हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 3m A/2 और नीचे आपके पास 3m है, तो 3m से 3m कैंसिल, A/2 इज आंसर, जिसने भी निकाला वेरी गुड। अब YCOM निकालना है, YCOM
3a/6 आ रहा है। यस मैम। a/6 ठीक है, उसको आप चेंज कर दो, a/2√3 हो जाएगा वो। ओके मैम। 6 को आप 3 into 2 कर लो, √3/3 क्या हो जाता है 1/√3। 1/3 ठीक है, तो m1y1 प्लस में m2y2 प्लस में m3y3 बाय में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये आपके पास m1 क्या है, m है, y1 0 है, प्लस में m2 क्या बेटा m है, और y2 कितना है 0 है, ये भी तो 0 है। अब ये बच गया, प्लस में m इंटू में y कितना है इसका √3a/2 डिवाइडेड बाय 3m। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, दो टर्म्स तो 0 ही होगी, सो ये बन रहा है m3a बाय में 3 into 2 into m। तो m से m कट गया, इसको आप क्या लिख सकते हो a/2√3। ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। सो अगर मैं सम अप करके लिखूं तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास कहाँ स्थित है, x कोऑर्डिनेट उसका a/2 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा a/2√3। इज दैट क्लियर? मैम ये a2 कैसे आया? देखो √3/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 3 की पावर 1 है ना नीचे तो, और √3 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 1/2, यानी 3 की पावर अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, नीचे जब आप लेके आते हो तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, या ऊपर अगर पावर को लेके मतलब आप चेंज करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, पावर का साइन चेंज हो जाता है। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे जब आप लेके आओगे तो 1 - 1/2 पावर हो जाएगी। अच्छा इसको ऐसे मत करो, ऐसे भी निकल जाएगा बट और इजी बताती हूँ, चलो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3 बाय में 3√3, तो 3 से 3 कट गया, समझ में आया? बाकी पावर से कर लो, नीचे पावर 1 है, 1 - 1/2 पावर कितनी बच जाएगी 1/2। ठीक है, ये छोटे मोटे कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के आने चाहिए, पावर से भी करके देखो, नहीं निकल रहा तो बताओ, जिसका भी नहीं निकल रहा अभी बताओ। चलो मैम इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होंगे ना हर बार? किसके कोऑर्डिनेट्स बेटा? मैम इस जब ऐसा आपको जैसे यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं थे ना, पर हमको ये बता दिया कि वो शेप क्या है, मासेस क्या रखे हैं, ट्राइंगल बता दिया तो उसकी साइड बता दी। ठीक है, अब मेरे को 2 डायमेंशन ये दिख रहा था और इन्होंने बोल दिया ओरिजिन क्या लेना। ओरिजिन जैसे ही आपको समझ में आ गया, फिर बाकी जहां जहां मासेस रखे आप उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। तो पहले हमने कोऑर्डिनेट ही तो निकालने हैं, जैसे इसका 0 0 बोला, इस मास का हमने बोला a0 हुआ, इसका a/2√3/a2, फिर हमने सेंटर ऑफ मास निकाला ना, एक्सियम और वाईसियम। तो आपको डेटा क्या मिला, पहले डेटा ये मिला कि भाई साइड जो है ट्राइंगल की वो ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड ए हो गई, मासेस आपको दे दिए, ओरिजिन क्या मानना है वो दे दिया। तो यहां से अब फिर सारे मासेस का मेजरमेंट करना पड़ेगा, जैसे ये मास कितने दूरी पे होगा, 2 डायमेंशन है तो एक एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई एक्सिस, ये कितनी दूरी पे हो गया ए पे, a/3 है ना, ए, और वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पे होता ही नहीं। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि कैसे आएगा। ठीक है, फिर आप इस फॉर्मूले में x1 x2 हर मास का x1 x2 x3 y1 y2 y3 z होता तो z1 z2 z3 को निकाल के फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैम मेरा पावर से नहीं निकल रहा। पावर से नहीं निकल रहा, देख लो आपके पास क्या है, 3 की पावर ऊपर है 1/2, नीचे है 3 की पावर 1, तो नीचे जब आप लेके जाओगे तो ये बनेगा 3 की पावर 1 into 3 की पावर -1/2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 3 की पावर 1 - 1/2 ऐड ही हुई है ना, मतलब विद साइन ऐड हुई है, 1 अगर यहाँ +1/2 होता तो 1 + 1/2 होता, अब -1/2 तो हमने सीधा वो 1 - 1/2 रख दिया, तो 3 की पावर अब कितना हो जाएगा 1/2। तो यानी पूरे को सॉल्व किया तो नीचे बस 3 की पावर 1/2 बच गया, यानी 1/√3। ठीक है, तो कभी भी ये रूट्स में जब भी ऐसे हो ना, जैसे √3/3 हो गया, तो पूरा जब नंबर है वहां पर आपके पास √3 आ जाएगा, ऊपर वाला गायब हो जाएगा। जैसे आपके पास मान लो ऐसे होता √2 और ऊपर 2 होता, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते, जहां पर ये नंबर है ये रूट हो जाएगा, पावर 1 है, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो 1 - 1/2, 1 - 1/2 इज 1/2, सो √2 बच गया ना। यस मैम। ठीक है, चलो फिर आगे चलते, आगे चलें कि नहीं चले? यस मैम। यस मैम। यस
यस मैम। चलो फिर आगे करते हैं हम एक ट्रिक टू सॉल्व दीज टू पार्टिकल सिस्टम। देखो जब बहुत सारे कई बार ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक सवाल है, मान लो आपके पास ये हो गया एक सवाल और मैंने बोल दिया ये ओरिजिन है, ये आपके पास क्यूब है, हर एक साइड ए हो गया, तो ये एक पॉइंट हो गया 0 0 0, 3 डायमेंशन पिक्चर होगी। तो अब आप, और यहाँ पर सब जगह में मासेस रख दो, यहाँ मैंने एम रख दिया, एम रख दिया, एम रख दिया, एम रख दिया, नीचे 2m रख दिया, 2m 2m 2m। तो अब इतना बड़ा जो सिस्टम है, या तो सारे मासेस का आप क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स निकालोगे और फिर वही एक्सयूएम वाईसीएम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, जेडसीएम वाला इस्तेमाल भी होगा यहाँ पर। तो कई बार क्या है, प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कैसे करना है टू पार्टिकल सिस्टम समझ के, जैसे कि यहाँ पर इसको आप कर सकते हो सिंपल तरीके से, वो मैं बाद में सिखाऊंगी कैसे होगा, पहले समझो कि ये ट्रिक है क्या। मान लो ये आपके पास मास m1 है और ये मास आपके पास बेटा m2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सपोज r है, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मुझे पता है क्या चीज की, सपोज आपके पास इसका जो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या हो गया r1, ये डिस्टेंस क्या हो गया r2, यही होगा। मतलब मैंने मान लिया कि ये आपके पास सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस r1 r2, तो r इक्वल्स टू बेसिकली क्या है, r1 प्लस r2 के बराबर है। तो यहां से अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो RCUM किसके बराबर होगा, m1 r1 प्लस में m2 r2 by m1 plus m2 प्लस ये बात समझ में आई, राइट। तो ऐसी चीजों में इसको हम सॉल्व, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक टू पार्टिकल सिस्टम कराया था, तो ओरिजिन तो चाहिए ना, ये r1 r2 आपने कहाँ से मेजर करे, ओरिजिन चाहिए हमें। तो ओरिजिन अगर मैं इसको r1 बोल रही हूँ, इसको r2 बोल रही हूँ, तो मैं इसी को ओरिजिन मान लेती हूँ, फर्स्ट मास को, ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज एट 0 0, ठीक है, समझ में आया। सो बेसिकली इसको हटाओ, सॉरी ये नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं लिखो, पहले इसको ऐसे करो। ये r1 r2 जो पोजीशंस है ये आपके इस मासेस की है, ठीक है, इसको भी हटाओ। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया, आया या नहीं आया? yes M2 ट्रिक जो आपके पास है वो क्या रहेगी, इससे बहुत आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजी। मैं भी बताती हूँ, एक सेकंड को, इसको इसी को ओरिजिन मानेंगे हम लोग। और अब क्या करेंगे, देखो मास जो फर्स्ट है वो ओरिजिन पे ही रखा है, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। yes मैम और मास सेकंड कहाँ रखा है, ये r पे रखा हुआ है। ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू कितनी दूरी है, ये r हो गई ना, yes यानी कि RCUM विद रिस्पेक्ट टू हमने निकाला है, ओरिजिन क्या है विद रिस्पेक्ट टू m1, ये मेरे पास आ गया m2 r बाय में m1 प्लस में m2। आ गया या नहीं आ गया, बोलिए। yes मैम ठीक है, ये जो आपके पास आया सेंटर ऑफ मास, मान लो ये विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन आया, दिस इज योर RCUM, इसको हम r1 बोल लेते हैं। ये जो आपके पास सेंटर ऑफ मास आया, ये डिस्टेंस r1 है, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास m2r बाय में m1 प्लस में m2, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन m2 पे मान लेती, मान लो विद रिस्पेक्ट टू m2 मुझे निकालना होता, विद रिस्पेक्ट टू m2 इज ओरिजिन, तो मेरे पास क्या होता, यही पार्टिकल मैं दोबारा बना रही हूँ, ये मेरे पास m2 होगा, ये m1 होगा, इनके बीच का डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, वो तो r ही रहेगा, ये ओरिजिन पे हो गया, ठीक है। ये कितने पे हो जाएगा, r0, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आएगा आपके पास m2 0 पे है और m1 r पे, तो m1 r प्लस में m2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2, तो कितना आ गया ये m1 r बाय में m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू आप निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास, तो आपके पास कितनी दूरी पर आ रहा है, इसको हम मान लेते हैं r2, जिसका वैल्यू आया है m1 r बाय में m1 प्लस में m2, और इसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है आंसर, m2 r बाय में m1 प्लस m2। तो जरा ध्यान से इन फॉर्मूलाज को देखना, जब इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं तो सामने वाला मास
मल्टीप्लाई बाय में इनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में मासेस का सम। इसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हो तो सामने वाला मास मल्टीप्लाई बाय उसके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में मासेस का सम। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 2 kg है, ये आपके पास 6 kg है। मुझे बताओ इनके बीच में डिस्टेंस जो है मान लो 4 मीटर है। ओके, मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू 2 kg। तो आप सीधा बता सकते हो सामने वाला मास 6 मल्टीप्लाई बाय में इनके बीच का डिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय में दोनों का सम 8। 2 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 3, तो 3 मीटर, राइट। 3। अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना होता तो सामने वाला मास इनटू इनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में दोनों का सम 8। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 1 मीटर। तो यहां से जो आपने निकाला, जैसे मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ करी हूँ, ये आपका 2 kg आया, ये आपके पास 6 kg आया, इसके विद रिस्पेक्ट टू कितने दूरी पे आया? 1 पे आया। 1 पे। इसके विद रिस्पेक्ट टू कितनी दूरी पे आया? 3 मीटर पे आया, जिसको आप r1। तो जो सेपरेशन था उनके बीच में वो r1 प्लस r2 ही तो था, 3 + 1 4 ही तो बन रहा है। यस और नो? यस ठीक है। तो 2 पार्टिकल सिस्टम्स को ऐसे ही सॉल्व करना है। एक को ओरिजिन पे मान लो, फिर दूसरे को आप बोल सकते हो, मतलब जिसको ओरिजिन पे मानोगे उसके विद रिस्पेक्ट टू आप सेंटर ऑफ मास कैसे बताओगे? m2 * में उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में m1 + m2। अगर m2 के विद रिस्पेक्ट टू बता रहे हो तो m1 * में बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में सम ऑफ मासेस। ये बात सबको क्लियर है? मैम मतलब एक को रिस्पेक्ट में मानना है, एक को ओरिजिन मानना पड़ेगा ना जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप कर रहे हो। ओके मैम। लेकिन आंसर देखो, सेंटर ऑफ मास इन दोनों पार्टिकल सिस्टम का एक ही तो पॉइंट पर आएगा ना, चाहे आप इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालो चाहे इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालो। इससे निकालोगे तो इतना डिस्टेंस हो गया, इससे निकालोगे इतना डिस्टेंस, लेकिन दोनों का जो सम है डिस्टेंसेस का वो बराबर तो टोटल डिस्टेंस के ही बनना चाहिए। यस और नो मैम? अब देखो एक चीज और करती हूँ मैं इसमें इंटरेस्टिंग सी। अगर मैं देखो यहाँ दोबारा से यहीं पर करते थे, ये क्वेश्चन आप करके बताना मेरे को। जैसे एक मास आपके पास m1, एक मास आपके पास m2, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट टू जब निकाल रहे हो तो सेंटर ऑफ मास की दूरी आती है m2 r बाय में m1 + m2, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालते हो तो m1 r बाय में m1 + m2, ठीक है। ये डिस्टेंस टोटल आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई कर दूं m1 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दूं m2 से, तो आपके पास क्या बन रहा है? ये जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, जैसे ये जो पूरा टर्म है, दिस इज r1। r1 किसको बोलते हो आप? यहां लिख देती हूँ, m2 r बाय में m1 + m2 इज r1, राइट। और m r बाय में m1 + m2 इज r2। सो आपने r1 को m1 से मल्टीप्लाई किया और r2 को m2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों एक्सप्रेशन बराबर नहीं बन रहे क्या? m1 m2 r बाय m1 + m2, m1 m2 r बाय में m1 + m2, यानी कि एक कंक्लूजन आ गया कि m1 r1 इक्वल्स टू किसके बराबर है? m2 r2। एंड r1 + r2 किसके बराबर है? r1। ठीक है। अब जैसे हम एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, इस पे लगा के देखते हैं। पहली बात, 2 रोड्स रखे आपको, और कैसे रखे? एक ऐसे रखिए, एक ऐसे रखिए। लेंथ जो है उसका l है, मास m है, दोनों का ही, ठीक है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो लेंथ है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा ना? यस मैम। कितना डिस्टेंस होगा ये पूरा डिस्टेंस l/2 है, सॉरी l है। सो ये डिस्टेंस कितना होगा? l/2। ये रखे ऐसे है कि ये l/2 पे ही है। अब ये सारा का सारा मास, ये सेंटर ऑफ मास हो गया रोड नंबर 1 का, ये रोड 1 का सेंटर ऑफ मास है। इसको मान लो आप m। मास कितना है पूरा रोड का? m। वही सारा सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यहां रख दिया मैंने। अब इस वाली रोड का लेंथ भी सेम है, l, मास m है। इसका सेंटर ऑफ मास का होगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होगा। सिमेट्रिक बॉडी यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना दूरी पे होगा ये डिस्टेंस कितना होगा? l/2 पे ही होगा। l/2। यस मैम। ठीक है। अब ये 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया ना, एक आपके मास m
एक मास m और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है L/2। तो कोई भी एक ओरिजिन मान लो, जैसे ये ओरिजिन मान लो, यहाँ आप 0 0 ले लो। तो अब इसके विद रिस्पेक्ट टू अब जब आप सॉल्व कर रहे हो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मतलब क्या कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास, सामने वाला मास मल्टीप्लाई बाय इनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टोटल मास यानी 2m। तो कितना आ रहा है L/4 इसके विद रिस्पेक्ट टू, यानी सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आएगा L/4। अब वैसे तो आपको पता भी था, दो मासेस रखे हैं, इक्वल मासेस हैं, इनके मिड में ही तो आएगा। L/2 का हाफ कितना हो जाएगा L/4 ही होगा। आंसर देखो फॉर्मूले से। अगर आपको सेंटर ऑफ मास बताना हो यहां से कितना दूरी पे है तो वो भी आप बता सकते हो। कितना होगा आपके पास, ये जो डिस्टेंस है इसकी विद रिस्पेक्ट टू निकाला आपने L/4, ये निकाला आपने, ठीक है, ये L/4 है। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3L/4। 3L/4 ना, L में से L/4 माइनस कर दो तो 3L/4 हो गया। तो ऐसे सॉल्व करना है। जो बड़ी बड़ी आपके पास बॉडी है उनको आप उनका सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं सिमेट्री के हिसाब से, आप उसको कन्वर्ट कर पाते हो टू सिस्टम पार्टिकल में। फिर टू सिस्टम पार्टिकल को सॉल्व करना बहुत आसान है। एक को ओरिजिन पे मान लो, फिर उसके विद रिस्पेक्ट टू आप सॉल्व कर लो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। सो अब एक सवाल और करेंगे लास्ट, ये वाला, ठीक है। इसके लिए मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, जो जो इसका आंसर देता जाएगा वो बच्चा जा सकता है, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो लास्ट तक रुकेगा, ठीक है। इसमें आप पोल बेटा पूरा टाइम लो, लेकिन ये सॉल्व करना है। मैं लॉन्च कर रही हूँ अभी पोल। ये आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन आपको दिख रही है ABCD। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? आपको दे रखा है फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स का डेंसिटी दे दिया ρ1 एंड ρ2। टोटल डिस्टेंस जो है वो L है, हर एक प्लेट का जो लेंथ है वो L/2 है। एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखना सेंटर ऑफ मास जो हमने अभी किया है ना ट्रिक, उसी से सॉल्व करेंगे इसको हम। मैम एक बार स्लाइड नीचे करना मैम प्लीज। स्लाइड नीचे मतलब? मैम हाँ ये वाला क्वेश्चन हटा के मैम वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना एक बार प्लीज। ये हाँ इस मैम 2 मिनट बस। ऐसे तो तुम्हें इसमें समझ नहीं आएगा, ये हटा लो यहाँ से, इसको दूसरे कलर से मेंशन करती हूँ फिर लिखना। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सेंटर ऑफ मैम मास लिख लिया इसके विद रिस्पेक्ट टू कहाँ आ रहा है L/4 पे आ रहा है। यहाँ ये L/4 है, ये कितना हो जाएगा 3L/4। चलो अब ये क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करो। ओके प्रार्थना। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलो एक छोटा सा हिंट देती हूँ, वॉल्यूम VV मान लो दोनों प्लेट्स का। आज के ओके मैम। डेंसिटी दे रखा है ना, मास चाहिए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। यस मैम। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। पहली प्लेट का मास कितना हो जाएगा बेटा? मैम F1V। रो बोलते हैं इसको, ρ1V। यस मैम। इसका मास होगा ρ1V। और अगर सिमेट्री से देखें, ये स्क्वायर्स है ना दोनों, तो सिमेट्री से Yes, देखें ma'am. तो मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा? इसके सेंटर पे, मैम B सेंटर। ठीक है। तो ये मान लो आपका M1 है और M1 की वैल्यू कितनी है ρ1V। दूसरा आपके पास मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा? यहाँ पर। यस मैम। इसको आप M2 मान लो। M2 आपके किसके बराबर है? ρ2b। ρ2B। ओके, आप दो पार्टिकल सिस्टम सॉल्व कर सकते हो। ये आपके पास एक मास हो गया M1, एक हो गया M2। अभी टाइम लो।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? अपना माइक ऑफ रखिए कोमल। कुछ बच्चों ने बी आंसर किया है, ठीक है, एक ही बच्चे ने किया अभी तक। मैम गलत है, सही है। दोबारा ट्राई करो। ओके मैम। जुबेर, तुम लोगों का सही में डेटा पैक ओवर हो रहा है या तुम लोग बहाने मार के निकल रहे हो क्लास से? बताना जरा। टीचर को सब समझ में आता है? हाँ पता है मुझे सब। ये क्वेश्चन करो और फिर जाना, ठीक है। इससे आगे फिर मैं आपको कल कराऊंगी। कुछ इसमें मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चंस डाले हैं लास्ट में, और बिटली लिंक पे पहले ही आज मैंने आप लोगों के लिए नोट्स और इसके डीपीपीज अपडेट कर दिए थे। तो डीपीपी नंबर 1 जो है वो आप सॉल्व करोगे, पहले 2 दिन लगाओ, डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करो। ओके मैम, 1 मिनट में। वॉइस ब्रेक हो रहा है। चलो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा देन फाइन, बट बहाने नहीं मारना, भरोसा कर रही हूँ मैं तुम लोगों पे। देखिए अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। 5 मिनट रह गए हमारी क्लास में। नहीं मैम, नहीं मैम, मैम रुको मैम, मेरा हो गया मैम, प्लीज मैम। हाँ ठीक है ठीक है। मैम इसका ऑप्शन डी है। नो, चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बी नहीं है। ए सी डी में बताओ। डी नहीं मैम, सी है ऑप्शन। सी ऑप्शन है। कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, 4 to 5 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। हर्षित ने आंसर निकाल दिया है, रिंकी ने निकाला है। मैम हम आंसर कर चुके हैं। कर चुकी हो? यस हर्षित मैम। की आईडी से कौन है ये? मेरे को पहली बार मिल रहे हैं क्लास में। नाम बताइए बेटा। चलिए अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर मैच करना अपना आंसर। ओके ओके। हर्षित पहली बार आयो बेटा? पहली बार आयो ना आप क्लास में? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मेरा बिटली लिंक है bit.ly/सोफिया मैम। मैं इस पे लिख भी देती हूँ। आपको कुछ भी चीज देखना हो उस पे देखो, और मेरा जो नंबर है उस पे फिजिक्स डीपी लगा हुआ है, तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ग्रुप में आई थिंक डाला ही हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर ये मिड पॉइंट है पूरा इसका, सो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? ये L/2 का भी आधा हो गया, L/4। ये यस डिस्टेंस मैम। कितना हो गया? L/4। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2 प्लस L/2, L/2। L/4 प्लस L/4, L/2। दिस डिस्टेंस इज L/2, ठीक है। तीनों को ऐड करो, देखो L ही बन रहा है ना। अब देखो पहला मास आपके पास M1, दूसरा मास आपके पास M2, इनके बीच का डिस्टेंस L/2। अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहती हूँ तो इसको ओरिजिन मान लूं, इसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल लूं। कैसे करेंगे? सामने वाला मास विद रिस्पेक्ट टू M1 आप अगर देखेंगे तो आपके पास सामने वाला मास मल्टीप्लाई बाय में उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में M1 प्लस M2। सो आपका M2 तो है ρ2v इंटू L/2 डिवाइडेड बाय में M1 कितना है? ρ1v प्लस में ρ2v। सो क्या चीज कट रही है? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो आंसर आया मेरे पास ρL बाय में 2 इंटू में ρ1 प्लस ρ2। बट आंसर ऐसा नहीं है कहीं पर भी ऑप्शन में, क्योंकि आपने जो सवाल निकाला, जो आंसर निकाला, वो आपने निकाला विद रिस्पेक्ट टू M1। आपका जो आया है सेंटर ऑफ मास, वो आया विद रिस्पेक्ट टू M1। सेंटर ऑफ मास यही आएगा, इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि आपका ये सारा मास इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये सारा मास इधर, तो लाइन तो यही है, इसी पे ही आएगा। लेकिन हमको निकालना किसके विद रिस्पेक्ट टू है? ऑरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू। मतलब ऑरिजिन कौन करेंगे? फॉर बोथ प्लेट्स ये ऑरिजिन हो गया आपका। समझ में आई? अब ये ऑरिजिन है, अगर मान लो आपके पास इसके विद रिस्पेक्ट टू आपका कितना दूरी पर है?
रो एल बाय में 2 इंटू में रो 1 प्लस में रो 2, तो आप उसमें अगर एल बाय 4 ऐड कर देंगे तो यहां से भी तो आ जाएगा आपके पास, यस और नो? यस मैम। तो इसमें अगर हम एल बाय 4 ऐड कर दें, जैसे रो बाय 2 इंटू में एल बाय में रो 1 प्लस में रो 2, इसमें मैंने एल बाय 4 ऐड कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? एल बाय 4 ऐड कर दिया, सो एल तो कॉमन ही आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा? और ये आएगा आपके पास 4 इंटू में रो 1 प्लस में रो 2, एलसीएम हो जाएगा। यहां से आपके पास कितना आएगा? 2, ये रो कौन सा था? रो कौन सा था भाई? रो 2, ठीक है, दिस इज रो 2, यानी 2 इंटू में रो 2 और आपके पास प्लस में यहां से कितना आ जाएगा? एल कॉमन ले लिया आप लोगों ने, 4 ए रो 1 प्लस में रो 2, तो ये आपके पास आएगा 3 रो 2 प्लस में रो 1 डिवाइडेड बाय में 4 इंटू में रो 1 प्लस में रो 2 इंटू एल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। सी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। मैम L4 क्यों ऐड किया है? एल बाय 4 क्यों ऐड किया? क्योंकि आपने जो आंसर निकाला है वो इसके विद रिस्पेक्ट टू निकाला है, ठीक है, पर आपके ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि आंसर विद रिस्पेक्ट टू M1 नहीं है, आंसर किसी और ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहे। तो हमने क्या किया, यहाँ के विद रिस्पेक्ट टू देख लिया, ये वाला ओरिजिन हमने ले लिया, इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने देख लिया, तो यहाँ से अब इससे कितना दूरी पर है वो तो आपको पता, मान लो ये जो आपका आंसर आया वो यहाँ से इतना दूरी पे है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना होगा वो हमने निकाल लिया। ओके मैम। समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। और ये तो चलो आपने निकाल लिया, अगर आप इसको ओरिजिन ले रहे हो, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो आपको प्रॉब्लम ये आ सकता था, मैम फिर ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? कौन सा कोऑर्डिनेट निकाला है आपने? एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है, और पूछा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM। वाई कोऑर्डिनेट तो सिंपल है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ होगा आपके पास? ये लेंथ जो है टोटल एल है, ठीक है, ये जो सारे मासेस हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं? इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? L/2। L/2। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पूछा नहीं था, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पूछा था, तो ओरिजिन आपका कुछ और था, इसलिए आपका मैच नहीं किया। फिर आपने चेक किया एक्स क्वेश्चन चेक किया दोबारा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ बोथ प्लेट्स के लिए मैंने ये वाला ओरिजिन कंसिडर करा, और ये यहां से आपने आंसर पहले ही निकाल लिया था इसके विद रिस्पेक्ट टू, उसमें आपने ये डिस्टेंस ऐड कर दिया L/4, तो यहां से डिस्टेंस मिल गया ना आपको कि कितना है इसके विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट कितना, ये आ गया आपके पास। मैम C और D ऑप्शन तो सेम है। सेम लिख दिया मैंने? नहीं सेम नहीं है, सेम लिख दिया नहीं, अच्छा मैम बी भी अभी सेम है। एक मिनट, अभी चेंज करते हैं उसको। आपने जो आंसर निकाला है वो देख लो कहां से कहां तक, आपने आंसर निकाला है यहां से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, अगर ये आप ओरिजिन ले रहे हो, दिस इज योर ओरिजिन। मैम वाई हमने L/2 क्यों लिया? मैम L/2 तो उसकी पूरी लेंथ है ना। हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कहाँ कर रहा है? वो इस लाइन पे लाई करेगा ना। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट देखो, ये मास आपका पहला आ गया, ये मास आपका दूसरा आ गया, इसका सारे का मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका सारे का मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सिमेट्री के हिसाब से इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर ही कहीं है, राइट? तो सेंटर ऑफ मास अगर हम ये ओरिजिन मान रहे हैं तो मान लो ये आ गया आपका आंसर, आपका यहाँ आ रहा है, इसके विद रिस्पेक्ट टू आपने सॉल्व किया, आंसर आपका ये आया, ठीक है, वो M1 के विद रिस्पेक्ट टू आपने सॉल्व करके निकाला है। लेकिन अगर आपका ओरिजिन कुछ और है, ये वाला ओरिजिन है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये पूरा होगा ना, उसमें आपने L/4 ऐड कर दिया, ये तो होगी एक्स की कहानी। वाई की क्या होगी? अब ये जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ लाई कर रहा है, तो इसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो अगर आप ये आपके पास स्क्वायर है, देखो इसका टोटल लेंथ आप L बोल रहे हो ना, इधर भी तो L होगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर इसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड था, इसके सामने जो था इसको आपने ऐसे काटा, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड था, तो वाई कोऑर्डिनेट तो इसका यही रहेगा, यहाँ ये वाला डिस्टेंस,
या नीचे से निकालो ये वाला डिस्टेंस, तो L/2 ही पे तो होगा। और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो डिपेंड करता है मास कौन सा हैवी है, हैवियर मास की तरफ शिफ्टेड होगा, हो सकता है यहाँ है, हो सकता है यहाँ है, या हो सकता है यहाँ, वो डिपेंड करेगा कितना मास कौन सा है। मान लो M1 बड़ा है तो M1 की तरफ शिफ्टेड होगा। मान लो यहाँ आपने आंसर निकाल दिया इसके विद रिस्पेक्ट टू, उसमें आपने ये ऐड कर दिया तो आपके पास x कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन के हिसाब से आ गया। अभी आया समझ में? ऑप्शन अगर गलत है तो ऑप्शन में यहाँ पर रो 1 कर लो और यहाँ पर रो 2 कर दो, ये रो 1 कर दो, ये रो 1 करेंगे तो ये ऊपर वाले से मैच कर जाएगा। एक मिनट मैं आंसर इसका करेक्ट कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी, हाँ यहाँ 3 बाहर कॉमन है बेटे, ये बाहर है। अभी ठीक है, मैम ये भेज देना पीपी। हाँ जी बिल्कुल। ये समझ में आ गया ना, y कोऑर्डिनेट को हमने L/2 क्यों बोला है और x कोऑर्डिनेट को हमको प्लस क्यों करना पड़ा L/4। समझ में आ गई ये बात सबको? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर्षित आपको समझ में आया? ओके फाइन। सो आज देखो ये जो ओरिजिन है ये ऐसे लग रहा है कि सैड फेस बन गया है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, अपने आप सैड हो गए। तो 10 वोट आए थे हमारे पास ऑप्शन सी के लिए। सो ऑप्शन सी मीन्स आंसर भी ऑप्शन सी है। खत्म हो गई बेटा, थैंक यू। क्लास इज ओवर। कल हम और करेंगे, इसमें आगे कुछ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना, और DPP नंबर 1 आपके बिटली लिंक पे अपडेटेड है, उसको प्रैक्टिस करना। अच्छे क्वेश्चन है उसमें।